हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q2 रिजल्ट्स। आज हमारे साथ कमिंस इंडिया के CFO जुड़े हैं, मिस्टर अजय श्रीराम पाटिल। हाय, गुड मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी, और सारे दर्शकों को भी। बिल्कुल, एक बार कमिंस इंडिया के Q2 रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1929 करोड़ रुपए रहा। YOY बेसिस पर 14% अप था। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 16% अप देखने को मिला। डोमेस्टिक सेल 11% बढ़ी है, एक्सपोर्ट 21% बढ़े हैं। एबिटा 290 करोड़ का है, जो कि करीब 12% अप है। अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो एबिटा में करीब 35% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। एबिटा मार्जिन्स YOY बेसिस पर भले ही थोड़ा सा फ्लैटिश रहे हैं, डाउन है करीब 12 बेसिस पॉइंट के, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर करीब 221 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में 21% का जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 35% का जंप देखने को मिला है। तो एक सर शानदार क्वार्टर हर सेंस में हम देख पा रहे हैं। सर पहले बताइए कि डोमेस्टिक साइड पर और एक्सपोर्ट साइड पर आपकी जो डिमांड साइड है वो किस तरह की लग रही है आप? बिल्कुल विवेक जी, काफी अच्छा क्वार्टर रहा है। और जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी, जब हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक सेगमेंट है या एक्सपोर्ट्स है, दोनों ही जगह हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड काफी स्टेडी रही है। डिमांड एंड मार्केट जो होते हैं, जैसे डेटा सेंटर्स है, कमर्शियल रियलिटी है, हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर है, टेलीकॉम है। सो एक ब्रॉड बेस जिसको कह सकते हैं, इकोनॉमी के सारे सेगमेंट्स को हम सपोर्ट सर्विस करते हैं। तो उस तरह से डिमांड काफी अच्छे से दिखाई पड़ी है क्वार्टर 2 में। दूसरी बात यह है कि कहीं पब्लिक सेक्टर, पब्लिक स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के, दैट स्पेंडिंग हैज बीन फेयरली गुड। और साथ साथ अभी प्राइवेट कैपेक्स भी थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो उसके चलते घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में डिमांड काफी ठीक रही क्वार्टर 2 में। जी सर, यूरोप में और अफ्रीका में बताइए, क्योंकि हम सारे रीजन्स देख रहे थे, लैटिन अमेरिका और जो अन्य रीजन्स है वहां पर ठीक है, लेकिन यूरोप और अफ्रीका को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है क्या? अफ्रीका में ऐसा है कि कंसर्न इस तरह से है कि थोड़ा सा वहां पे सारी कंट्रियों को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ देशों में वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है या वहाँ की जो रिजर्व बैंक है, उन्होंने थोड़े एक्सचेंज कंट्रोल्स पे रिस्ट्रिक्शन जरूर है। आप फॉरेन करेंसी बाहर नहीं भेज पाते हैं, जिसके चलते थोड़ा रिसीवेबल्स का इश्यूज अफ्रीका में जरूर था। हमें उतना इशू नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड को देखते हुए कुछ महीने पहले ही हमने हमारी कमर्शियल टर्म्स को चेंजेस किए थे। लेकिन वो एक बात जरूर है अफ्रीका में थोड़ी, जिसके वजह से शायद डिमांड पे थोड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन उसके अलावा हमने जो देखा है कि ओवरऑल जो अफ्रीका की डिमांड रही है, जिसको हमारे दो सेगमेंट होते हैं, एक हाई हॉर्स पावर होता है, एक लो हॉर्स पावर हम जिसको कहते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहेंगे या ईयर ऑन ईयर कहेंगे, मिडल ईस्ट अफ्रीका वी हैव सीन रीजनेबली स्टेडी डिमांड। और सर यूरोप में जिस तरह की मंदी की बातें हो रही हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है क्या? यूरोप में जहाँ तक हमारे जो प्रोडक्ट्स है या हमारे जो एंड मार्केट्स है, वहाँ पे हम लोग ने देखा है कि जैसे क्वार्टर 1 में भी हो या क्वार्टर 2 में भी हो, डिमांड काफी हद तक स्टेडी है। हालांकि ये बात भी सही है कि ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोप एज अ रीजन इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो आने वाले क्वार्टर्स में हम उसको नजदीकी से देखते रहेंगे कि वहाँ पे डिमांड की सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। जी, अब आते हैं सर आपके सेगमेंट रेवेन्यूज पर। अगर हम देखें तो तीनों ही सेगमेंट आपके अच्छा करते हुए दिख रहे थे इस क्वार्टर में। पावर जनरेशन में अगर हम देखें तो 6% का जंप देखने के लिए मिला YOY बेसिस में, और डबल डिजिट ग्रोथ थी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक डबल डिजिट ग्रोथ करीब 22% का जंप देखने को मिला। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आपके 10% का जंप देखने के लिए मिला। सर इन तीनों वर्टिकल्स के बारे में बताएं कि कहाँ पर अब जो सेकेंड हाफ होगा वो और ज्यादा पिक करता हुआ दिखाई देगा, और कुछ किसी किसी सेगमेंट में क्या सीजनलिटी का भी इम्पैक्ट था जो कि डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है हमें? जैसे आपने तीनों सेगमेंट की जो बात की, जहां तक
पावर जेन एक जो सेगमेंट है वो पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, ऐसा कोई, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन वन एंड मार्केट. डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस, वी आर इन इंडिया फॉर 60 years, सो 60 years में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क काफी अच्छे से और काफी मजबूती से काम करता है. इंडस्ट्रियल में हमने काफी काम किया, जैसे देखा है कि रेलवेज है या माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ये सेगमेंट्स में we do expect in coming quarters that things should improve. We haven't seen as much growth as we were anticipating, especially when it comes to construction equipment. But जिस तरह से private capex ये segments में आ रहा है, ऐसा लगता है कि शायद ये end markets में भी demand की हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन we'll have to just wait and watch as to how the quarters unfold. Okay, perfect. सर मार्जिन्स को अगर देखें तो मुझे याद है कि शायद लास्ट क्वार्टर में हमारी बात हुई थी, आपने प्राइस हाइक लिए थे तब. सर वाई बेसिस पर आपका जो मार्जिन है थोड़ा फ्लैटिश था, नेगेटिव टू फ्लैटिश था, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अच्छा पिकअप देखने के लिए मिला, नो डाउट. लेकिन अगर हम आपके जो एक मार्जिन्स के स्टैंडर्ड हुआ करते थे, ग्रॉस मार्जिन्स के स्पेशली, उन स्टैंडर्ड्स पर कब तक पहुंच पाएंगे, और क्या ये जो रिकवरी थी इस क्वार्टर बेसिस पर, क्या ये रिकवरी अब हमें वाई बेसिस पर भी रिफ्लेक्ट होगी? बिल्कुल, आई मीन उम्मीद और सारे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में है कि वी डू द मार्जिन एक्सपेंशन. आपने देखा होगा पिछले 6-7 क्वार्टर्स में जिस तरह से कमोडिटी कॉस्ट बढ़ी है, उसका असर जरूर हुआ है मार्जिन्स पे. हमने वक्त पे थोड़ा टैक्टिकल प्राइसिंग एक्शन जरूर किए थे, तो अभी वो प्राइसिंग एक्शंस के रिजल्ट फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू किए हैं. तो दो चीजें हो रही है, कमोडिटी थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, प्राइसिंग एक्शंस फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसके चलते मार्जिन पे जरूर एक उसका अच्छा असर हो रहा है. दूसरी बात यह है कि अगर वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही है तो उसके साथ थोड़ा लिवरेज भी मिल रहा है, जैसे हायर वॉल्यूम इज हेल्पिंग एब्सॉर्ब कॉस्ट इन अ बेटर मैनर. तो a combination of these three things are helping. Efforts तो यही है कि we continue to expand the margins on a quarter-on-quarter basis. Exactly, the commodity prices have gone down, say 30% around from their highs. So, sir, इसका एक lag impact होता है क्या, जो commodity prices होते हैं? कमोडिटी का जरूर एक लैग इम्पैक्ट आता है. जैसे हम लोग स्पॉट मार्केट में देखेंगे कि कमोडिटी की प्राइस ये है, लेकिन एक टिपिकल इंडस्ट्रियल साइकिल में वो कमोडिटी की रिडक्शन रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा वक्त जरूर जाता है, क्योंकि जिस तरह से सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स निगोशिएट हुए रहते हैं, उसके अपने अपने माइलस्टोन होते हैं, कहीं क्वार्टरली होते हैं, कहीं 6 मंथली होते हैं. तो उसके चलते थोड़ा उसका फाइनेंशियल में इफेक्ट आने में थोड़ा लैग तो आ ही जाता है. ओके, परफेक्ट सर. सर ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो नॉर्म्स हैं, ये नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं 1 जुलाई से. सर, तो इसके चलते कुछ जो 2023 होगा उसमें कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूशन या डिमांड कुछ तेज पिकअप करने वाली है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जैसा विवेक जी आपने पहले भी देखा होगा कि जब भी कोई एक एमिशन चेंज होता है तो जनरली अभी तक का जो एक एक्सपीरियंस रहा है उसमें, अभी जैसे जुलाई 1, 2023 से नए नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे फॉर इंजन मैन्युफैक्चरर्स. जेनसेट के लिए दैट इज गोइंग टू बी अप टू 31 दिसंबर 2023. सो हमने ये देखा है कि एक 4-6 महीने पहले उसका एक थोड़ा सा प्री बाय जरूर आ जाता है, बिकॉज एमिशन चेंजेस जब होते हैं तो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, प्राइस पे उसका जरूर असर होता है. तो उसके चलते थोड़ी डिमांड जरूर पिकअप हो जाती है, जिसको हम लोग प्री बाइज बोलते हैं. और एक ट्रांजिशनरी इफेक्ट जरूर आता है कि जब वो नॉर्म्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 1, 2 या 3 क्वार्टर में एक प्री बाय की वजह से वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, फिर 1-2 क्वार्टर उसको स्टेबलाइज होने में लग जाता है, then the volume comes back to the normal. This has been the general experience when we have seen any emission changes come through. तो सर, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे जब ये नॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो उसमें कुछ प्राइसिंग भी अप करके आप कोट करेंगे नए प्रोडक्ट्स के लिए? प्राइस जरूर इफेक्ट आएगा विवेक जी, बिकॉज हम लोग एक बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं. जैसे मैकेनिकल इंजन्स जो अभी चलते हैं BS2 के एमिशन नॉर्म्स में, CPCB 4+ में सारे इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे, उसे एक आफ्टर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी. सो
अभी के जो प्रोडक्ट्स है और जो CPCB 4+ में रहेंगे, ये बिल्कुल ही कंपेरेबल प्रोडक्ट्स नहीं है। नए जो प्रोडक्ट आएंगे वो एक अलग टेक्नोलॉजी से आएंगे, अलग स्पेसिफिकेशन से आएंगे, तो प्राइसिंग पे उसका असर तो जरूर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा, प्राइस तो ऐसा है कि वो मार्केट डिस्कवर करता है in terms of what the price for the product is, depending on how the competitive Exactly. forces are playing. But Exactly. generally speaking, there will be some impact in terms of pricing. Perfect. सर, ये जो सप्लाई चेन्स के इश्यू थे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, तो उससे कितना ऑर्डर बुक अभी भी कुछ इम्पैक्ट हो रहा है? और मैं आपकी कॉन कॉल भी देख रहा था, तो उसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ रहा था, दैट इज समवेयर अराउंड 70 to 80%। सर, क्या हम 100% के आसपास आ सकते हैं? क्या ये सप्लाई इश्यूज सबसाइड हो सकते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? ऐसा विवेक, जब इस सप्लाई इश्यूज जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे लिमिट करते हैं। बाकी जनरली स्पीकिंग सप्लाई चेन इज स्टेबलाइज इन अ सब्सटेंशियल मैनर। डिमांड पे उसके जैसा कॉन्कॉल में भी हमने कहा था, एक 10 से 15% डिमांड हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। आने वाले क्वार्टर्स में सीक्वेंशियली इसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, लेकिन ये 1 या 2 क्वार्टर में फुल्ली रिजॉल्व होने की अभी तो उम्मीद नहीं लगती है। ओके। सर, कंपनी कैपेक्स पर कितना खर्च करने वाली है इस ईयर में? अभी कैपेक्स का ऐसा है कि हमने जैसे पहले भी कॉन्कॉल में भी कहा था और अदरवाइज पहले भी जब बातचीत हुई थी तब कहा था, अभी जो कैपेक्स है वो बिल्कुल 3 चीजों पे फोकस्ड है। नए प्रोडक्ट्स है या सस्टेनेंस के ऊपर है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो या इंजीनियरिंग हो वहां पे इन्वेस्ट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल स्पेंडिंग पे वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट। कैपेक्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन वो पर्टिकुलर ईयर में कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं या नए कुछ फैक्ट्री या इंजीनियरिंग साइड में अपग्रेड्स है। But primarily, CapEx is all focused on these 2 things, either growth, which is on the new products, and for sustenance in engineering and manufacturing. जी। सर, रेवेन्यूज में अगर हम देखें तो जो आपका डोमेस्टिक रेवेन्यू है समवेयर अराउंड कंट्रीब्यूट 72% एंड एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट समवेयर अराउंड 28%। सर, यही रेवेन्यू मिक्स रहने वाले फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, या इस रेवेन्यू मिक्स में कुछ डोमेस्टिक ज्यादा हो जाएगा या एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा? कोशिश तो यही है कि दोनों सेगमेंट में भी कंटिन्यू टू ग्रो। आई थिंक एक्सपोर्ट्स का थोड़ा परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है कि अगर आप 3-4 क्वार्टर पहले देखोगे तो 24 या 25% था, अभी 28% पे हुआ है। कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा एक्सपोर्ट का कंपोनेंट ज्यादा रहे, तो थोड़ा रेवेन्यू मिक्स का असर जरूर अच्छा होता है मार्जिन पे। सो कोशिश तो वही रहेगी कि दोनों मार्केट्स में वी कंटिन्यू टू एक्सपांड एंड ग्रो। सो सर, मार्जिन्स बिकॉज ऑफ रुपी डॉलर भी इंप्रूव हो रहे हैं क्या? थोड़ा इफेक्ट जरूर आता है फॉरेक्स का, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा तो नेट, वी आर नेट एक्सपोर्टर्स, सो उसके चलते रुपी का इफेक्ट जरूर आता है। बिल्कुल। सर, लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो थोड़ा आप कह रहे थे कि गाइडेंस को लेकर अभी अनसर्टेनिटी चूंकि इंटरनेशनली बहुत है, जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी चल रहा है, अब कुछ हम उस पोजीशन में हैं कि गाइडेंस या कुछ इंडिकेशन या आउटलुक अब पूरी तरह से इस साल के लिए दे सकें? विवेक जी, अभी भी आप देखोगे तो जैसे एक्सटर्नल फैक्टर जिसको कह सकते हैं हम, अभी भी हाई इन्फ्लेशन, मोस्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग इंडिया। जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी काफी एक्टिव है, और थोड़ा सप्लाई चेन में अभी भी on certain electronic components there are still challenges that we are experiencing. When we put all these factors together, therefore we felt that we will not be able to give a guidance in this year. Okay. And sir, outlook अभी as of now कैसा लगता है? अगर हम क्योंकि सर रशिया यूक्रेन तो लगता नहीं कि अभी कोई शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाएंगे, एंड जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है आपने कई बार इस पूरी साइकिल को देखा है, क्योंकि या तो घटती हुई साइकिल होती है, बढ़ती हुई साइकिल होती है। यस, इस बार थोड़ा सा जो मनी प्रिंटिंग की वजह से जो इंटरनेशनली जो प्राइसिंग प्रेशर बढ़ा, उसका इंटरेस्ट रेट पर एक इम्पैक्ट आ रहा है। सर, क्या लगता है कि मतलब आउटलुक में बहुत ज्यादा बदलाव है? जिस तरह के हम रिजल्ट्स देखते आ रहे हैं उसी तरह से हम मेंटेन कर पाएंगे फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर? एक रफ कोशिश तो यही रहेगी, कोशिश तो यही है विवेक जी, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा
एक इंडिया की इकोनॉमी पे भी देखोगे तो दुनिया के बाकी देशों की तुलना में इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग स्टिल वेरी वेल, बिकॉज हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो अभी भी काफी ठीक है। मानसून रेन्स अच्छे हुए हैं, तो उम्मीद यही रहेगी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल इकोनॉमी ठीक रही तो एक जनरल जो सेंटिमेंट है या जनरल कंजम्पशन है वो बरकरार रहे। अगर वो अगर ठीक रहा तो हम तो सारी हमारे एंड मार्केट्स तो सारे इकोनॉमी को सर्विस करते हैं, तो उसके चलते उम्मीद तो ये रहेगी कि आने वाले क्वार्टर्स में द डिमांड शुड बी स्टेबल। बट इन्फ्लेशन जरूर है, जियोपॉलिटिकल रिस्क जरूर है, उसके चलते डिमांड पे थोड़ा असर जरूर हो सकता है। उसको जस्ट क्वार्टर टू क्वार्टर देखना जरूरी है। एग्जैक्टली बिल्कुल सर। स्टॉक मार्केट के लोगों से भी जब हम बात करते हैं आजकल, तो वो भी यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए लंबा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सेम अभी कंपनीज के साथ भी चल रहा है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, और उम्मीद करते हैं कि जो आपका सेकंड हाफ हो वो फर्स्ट हाफ से और अच्छा हो, एंड FY24 और ज्यादा अच्छा बने, और हमें गाइडेंस भी मिले और लोगों को रिटर्न्स मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। धन्यवाद, धन्यवाद विवेक जी।